हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, यूपी टेट में मेथड ऑफ टीचिंग है, ये सीडीपी में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे साइंस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और एसएस पेडागोजी में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि समस्या समाधान विधि है वो साइंस पढ़ाने में, मैथ पढ़ाने में और एसएस पढ़ाने में भी यूजफुल होती है। तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे यूपी टेट की बात करें चाहे हम सी टेट की बात करें, क्योंकि पेडागोजी में और सीडीपी में दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, समस्या समाधान पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? क्या एक तानाशाह की होती है, या निष्क्रिय पर्यवेक्षक की होती है, सूत्रधार और मार्गदर्शक की होती है, या परीक्षक की होती है? इनके आंसर हम थ्योरी समझने के बाद देंगे। अगर आपको इनके आंसर पता है तो आप पहले भी कमेंट करके इनके आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान विधि में पहला कदम होता है, यानी स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है? क्या सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, ड्राइंग कंक्लूजन होता है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है, या फिर वेरिफिकेशन होता है? हम स्टेप्स भी समझेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है समस्या समाधान विधि किसके लिए सबसे उपयुक्त है? क्या ये लेक्चर के लिए है, या ड्रिल प्रैक्टिस के लिए है, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए है, या फिर ये डिक्टेशन के लिए है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में एक वास्तविक जीवन की समस्या प्रस्तुत करता है और बच्चों को सीधे उत्तर देने की बजाय चर्चा करने, विश्लेषण करने और समस्या का समाधान ढूंढने, सुलझाने के लिए कहता है। यह विधि किसका उदाहरण है? क्या ये लेक्चर मेथड है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, क्या ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, क्या ये स्टोरी टेलिंग मेथड है? ये है, इस तरह के क्वेश्चन है, घुमा फिरा के मेनली इसी तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को समझेंगे। स्टेप्स को समझने से पहले एक प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब क्या है? टीचर बच्चे के सामने रियल लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम को प्रस्तुत करता है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक समस्या लेते हैं। समस्या बच्चों को बताई गई कि रवि की उम्र है वो 10 साल है। रवि 10 ईयर का है, उसकी बहन उससे 4 साल बड़ी है। रवि है वो कितने साल का है? 10 साल का है, और उसकी बहन है वो 4 साल बड़ी है। 5 साल बाद दोनों की उम्र कितनी होगी, ये सवाल पूछा गया। ये समस्या रखी गई। समस्या जो भी रखी जाएंगी वो रियल लाइफ से जुड़ी हुई होंगी, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होंगी। समस्या रखी गई। ये समस्या टीचर ने बच्चों के सामने रखी। अब बच्चे इस पर क्या करेंगे? सोचेंगे। सबसे पहले तो ये सवाल क्या है, सवाल को समझेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। कि रवि है, उसकी उम्र है 10 साल है, उसकी बहन उससे 4 साल बड़ी है। हमें पूछा क्या है? 5 साल बाद दोनों की उम्र क्या होगी? ये कहा जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब आपने 50% तो जंग जीत ली। पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहचान करना है कि समस्या है क्या, हमसे क्या पूछा है। पहले स्टेप में ये क्लियर करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? थिंक एंड प्लान। यहाँ पर बच्चे थिंक करेंगे, सोचेंगे, समस्या के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे? हमसे सवाल पूछा है कि 5 साल बाद क्या होगा, मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे क्या गिवन है? मुझे रवि की उम्र गिवन है। रवि की उम्र कितनी है? 10 साल। उसकी सिस्टर है, सिस्टर की उम्र कितनी है? उससे 4 साल बड़ी है, तो मतलब सिस्टर की उम्र कितनी हो जाएगी? 14 साल हो जाएगी, है ना? फिर उसके बाद वो क्या करेगा? हाइपोथेसिस बनाएगा। हाइपोथेसिस बनाने का मतलब क्या है? वो ये सोचेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लगा सकता हूँ। इसमें मैं एडिशन करूँगा, इसमें मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा, इसमें 5 साल आगे की मैं सोचूंगा। यहाँ पर समस्या को समाधान निकालने के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढा, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाती है। फिर बच्चा क्या करेगा? इसको सोल्व करेगा कि 5 साल बाद रवि की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 में मैंने 5 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 15 साल हो गया। और उसकी सिस्टर 14 साल की थी, तो 14 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना हो गया? 19 साल हो गया। ये उसने सोल्व किया, यानी हाइपोथेसिस को उसने टेस्टिंग किया। फिर क्या करता है? वो वेरिफिकेशन करता है, चेक करता है
कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 साल ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिवन है ना उसकी बहन उससे 4 साल बड़ी है, तो 19 में से वो 15 माइनस करेगा तो कितना आया, 4 साल आया। यानी उसने जो सॉल्यूशन निकाला उसका वेरिफिकेशन भी कर लिया। इस तरह की समस्या है वो बच्चे के सामने रखी जाती है और फिर बच्चा उसको सॉल्व करता है। तो स्टेप्स कौन कौन से थे ये एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हमारे सामने समस्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना। प्रेजेंट ए रियल एंड मीनिंगफुल प्रॉब्लम, जब भी आप बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम रख रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए ताकि बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ट्राई करें। एंश्योर स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बच्चों को वो समझ में आनी चाहिए प्रॉब्लम। टीचर का काम यहाँ पर खत्म हुआ, बच्चों के सामने एक क्लियर प्रॉब्लम रखी, उसके बाद बच्चे हैं वो अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझेंगे, एनालाइज द फैक्ट, क्लियरिफाई व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या तो गिवन है और क्या उसे ढूंढना है, ये क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में आएगा। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में सोचना। हाइपोथेसिस एक से ज़्यादा हो सकती हैं, हर एक बच्चे की हाइपोथेसिस, हर एक बच्चे की परिकल्पना अलग हो सकती है। परिकल्पना बनाने के बाद उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेंगे, अप्लाई द प्लान पर स्टेप बाय स्टेप उस प्लान को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है कि जो हाइपोथेसिस, जो तरीका उसने उस समस्या का समाधान करने के लिए लगाया था क्या वो यूजफुल है या नहीं है। लास्ट में क्या आ जाता है, वेरिफिकेशन आ जाता है। ये 5 स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में सबसे पहले क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगी प्रॉब्लम का, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझेगा, फिर हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होगी और फिर उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा। कई जगह आपको 6 भी देखने को मिल सकते हैं स्टेप्स, कई जगह आपको 5 भी देखने को मिल सकते हैं, हर एक बुक में अलग अलग है लेकिन सीक्वेंस है वो यही सेम रहेगी। अच्छा, क्या किसी को पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये दिया किसने था, तो ये जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने, किसने, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया था। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स किसने दिए थे, तो वो किसने दिए थे, पोला साहब ने दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो होपफुली आपको स्टेप्स समझ में आए होंगे। स्टेप्स समझने के बाद आप देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, यानी इसमें लर्नर को सेंटर में रखा जाता है, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। टीचिंग मेथड वही अच्छा होता है जहाँ पर लर्नर को सेंटर में रखा जाता है। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, हर एक बच्चे के सीखने की रेट अलग होती है, क्योंकि हर एक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ही टीचर को टीचिंग करानी चाहिए। तो यहाँ पर लर्नर को सेंटर में रखा है, टीचर सेंटर में नहीं है, पहली चीज। तो जो भी लर्नर सेंटर्ड मेथड है वो ही मनोवैज्ञानिक मेथड माने जाते हैं। बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, देखो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डीवी। जॉन डीवी हैं वो प्रेगमेटिज्म के भी फादर माने जाते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात भी जॉन डीवी ने ही की है। स्टूडेंट लर्न बाय आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद कर रहे हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल से समझा था कि बच्चे के सामने प्रॉब्लम रखी गई और बच्चा उस प्रॉब्लम पर खुद ही अपनी थिंकिंग लगा रहा था। तो जब बच्चा खुद अपनी थिंकिंग लगाएगा तो ये बच्चे की लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रमोट करेगा। यहाँ पर बच्चा रोट मेमोराइजेशन नहीं कर रहा है, रट नहीं रहा है, बल्कि अपनी थिंकिंग लगा रहा है, अपनी लॉजिक लगा रहा है और उस समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पर स्टूडेंट पैसिव रूप से बैठकर सिर्फ सुन रहे नहीं होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होते हैं, वो करके सीख रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होता है। जो भी मेथड लर्नर सेंटर्ड होगा तो वो एक्टिव ही होगा वहाँ पर स्टूडेंट। जो मेथड
टीचर सेंटर्ड होगा वहाँ पर स्टूडेंट पैसिव होता है, और जो स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड होता है वहाँ पर लर्नर है वो एक्टिव होता है। क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, सिर्फ जो कही बात है सिर्फ उसको जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करता, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करता है। यहाँ पर एनालाइज करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उस समस्या के लिए हाइपोथेसिस बनाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। यही क्रिटिकल थिंकिंग होती है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जैसे बच्चे ने प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सीखा, ये बच्चे की नॉलेज है। अब इस नॉलेज का वो यूज कर रहा है जब वो शॉपकीपर के पास जाता है और कोई चीज़ खरीद के लाता है कि मेरे पास इतने रुपए का नोट है, मैंने इतनी 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 ये चीज़ें खरीदी, तो मैं उनको ऐड करूं और फिर टोटल में से माइनस करूं, मुझे उतना रिटर्न उससे पैसा लेना है। यानी इन सब का यूज कहाँ कर रहा है, जब उसकी वास्तविक जीवन में समस्या आई, जब वो शॉप पर कोई चीज़ खरीदने गया, वहाँ पर उसने इन सब चीज़ों का यूज किया। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। कोलैबोरेशन से सीखता है बच्चा। ग्रुप, कोलैबोरेशन का मतलब ही क्या होता है, ग्रुप। जब बच्चा ग्रुप में सीखता है तो वहाँ पर पीयर लर्निंग होती है, यानी सहपाठी द्वारा सीखा जाता है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक बच्चे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, हर एक बच्चे अपनी जो भी अनुभव है उनको शेयर करेंगे और उससे लर्निंग को एनहेंस किया जा सकता है। रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ लर्नर इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर का क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर का रोल क्या होता है। टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर और एज ए गाइड होता है, नॉट जस्ट ए नॉलेज गिवर। सिर्फ ज्ञान देना टीचर का काम नहीं होता। टीचर का काम क्या होता है, फैसिलिटेटर होता है और गाइड होता है। बच्चे जब समस्या का समाधान कर रहे हैं, बच्चों को जब भी कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टीचर वहाँ पर अवेलेबल रहेगा बच्चों की हेल्प करने के लिए। और टीचर बच्चों को डायरेक्ट आंसर नहीं बताएगा, उसको हिंट देगा, उसको संकेत देगा कि आप इस तरह से इस समस्या का समाधान कर सकते हो। एक्टिव पार्टिसिपेंट कौन होता है, रोल ऑफ लर्नर। लर्नर का रोल क्या होगा, यहाँ पर वो एक्टिविटी करेगा, एक्टिव रहेगा, पैसिव नहीं रहेगा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर होगा और प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। यहाँ पर बच्चा खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहा है। यहाँ पर बच्चे को रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है टीचर के द्वारा, बच्चा खुद अपने लॉजिक लगा रहा है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगा रहा है, अपना एक्सपीरियंस लगा रहा है, अपनी नॉलेज लगा रहा है और उस समस्या का समाधान कर रहा है। ये थी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, बहुत इजी है समझने के लिए। आपको 2-4 बातें ही याद रखनी है इसमें। क्या क्या, कि ये जो मेथड है ये लर्नर सेंटर्ड है। लर्नर सेंटर्ड होगा तो लर्नर यहाँ पर एक्टिव होंगे। अगर लर्नर एक्टिव होंगे तो वहाँ पर वो अपनी थिंकिंग लगाएंगे, खुद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या थे हमारा। पहला क्वेश्चन था, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड द रोल ऑफ टीचर इज। अभी हमने देखा रोल ऑफ टीचर क्या था, फैसिलिटेटर एंड गाइड। टीचर का रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर का होगा और गाइड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का पहला कदम होता है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि आपसे सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। पहले नंबर पर क्या आएगा, सेकंड पर क्या आएगा, थर्ड पर क्या आएगा। पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर आएगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम या फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, फिर तीसरे पे क्या आएगा, हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन आएगी, फोर्थ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेगा और फिफ्थ पर कंक्लूजन लगाएगा, इवोल्यूशन लगाएगा, वेरिफिकेशन करेगा। ये अलग अलग नाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, समस्या समाधान विधि किसके लिए सबसे उपयुक्त है। समस्या समाधान विधि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। अभी हमने देखा ना, यहाँ पर चाइल्ड एक्टिव रहेगा, चाइल्ड लर्निंग बाय डूइंग करेगा। ये दी किसने थी, जॉन डीवी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक कक्षा में वास्तविक जीवन की समस्या प्रस्तुत करता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम प्रेजेंट की। छात्रों को सीधा आंसर नहीं दे रहा है बल्कि उसे विश्लेषण करने यानी एनालाइज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और समस्या को सुलझाने के लिए कहता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, लेक्चर मेथड में तो टीचर लेक्चर दे रहा होता है, स्टूडेंट पैसिव होता है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बिल्कुल सही आंसर है, ये अभी हमने समझा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी टीचर सेंटर्ड ही होता है, टीचर करके दिखा रहा होता है, बच्चे बैठकर उसे देख रहे होते हैं। स्टोरी टेलिंग में भी टीचर सेंटर्ड मेथड होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसका आंसर हो जाएगा।
ये थे कुछ क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।